नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा पर्यावरण अध्ययन। वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमें जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उनको समझाएंगे, बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आप तक वीडियो पहुंच रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपना सपोर्ट दें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। माता सरस्वती से वंदन अभिनंदन, सभी को सद्बुद्धि दे। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों, बिना समय गवाए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण के क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये यूपीपीसीएस 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है पर्यावरण का। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये है। दूसरा ऑप्शन है, इन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तथ्यों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये है। तो दोस्तों, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? दोस्तों, पर्यावरण का तात्पर्य, पर्यावरण का अभिप्राय, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसका अर्थ होता है परिमित, चारों तरफ, आवरण यानी कि ढकाव, जो चारों तरफ से ढके हुए है, वो पर्यावरण कहलाता है। तो दोस्तों, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये बात भी सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहती होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण से अभिप्राय, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ज़्यादातर शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लेकिन पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। कहाँ से? फ्रेंच भाषा से हुई है। तो दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा आपका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे और एक एक नंबर को तैयार करते हुए चलेंगे। पर्यावरण में जीके जीएस के क्वेश्चन ये आने वाले रहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, पर्यावरण किससे बनता है, कितना सरल क्वेश्चन है। ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। किसमें? बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनके आने की संभावना रहती है। तो पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। भू आकृतिक घटकों से, ये बात भी बिल्कुल सही है। अजैविक घटकों से, ये भी बात सही है। तो दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही हुए, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी सही होगा। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। ये भी यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, भौतिक तंत्र, जैविक तंत्र, भौतिक एवं जैविक तंत्र से। अगर दोस्तों ये होगा तो ये होगा, अगर और ये दोनों का मिश्रण इसमें दिया है, तो दोस्तों कौन सा सही होगा, हमें इस पर बात करनी है। कौन सा सही होगा? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना किससे होती है? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। एमपीपीसीएस 2001 में आया है। दोस्तों, भूमि के रूप में ये भी है, मिट्टियाँ ये भी है, खनिज ये भी पर्यावरण के तत्व हैं, लेकिन बस्तियाँ ये डी ऑप्शन है, ये बस्तियाँ नहीं है पर्यावरण का तत्व। तो दोस्तों, डी ऑप्शन गलत है। तो यही सही हुआ, क्योंकि नहीं पूछा गया है, और जो नहीं वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए नहीं वाले को पहले टिक कर लिया करें, तब सॉल्व किया।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। दोस्तों मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो इसका बी ऑप्शन सही हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यूपीपीसीएस 2003 में ये आया है और ये सबसे ज़्यादा ईवीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन है एजी टॉन्सले, अर्नेस्ट हैकेल और ग्राफिक टेलर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? तो दोस्तों बात की जाए अर्नेस्ट हैकेल की, तो अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। तो 7th नंबर क्वेश्चन का भी सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये यूपीआरओ एआरओ 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों सभी एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके जीएस और संविधान, करंट अफेयर्स और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन ये जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर पूछे जाते हैं तो हम क्यों ना पहले से ही उन्हें तैयार करें। अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है एक एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि सभी में लगभग समान जीके जीएस आती है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो हम सभी की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन गोल एक होना चाहिए और कई तरह के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्या पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों 8 नंबर है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो दोस्तों किस किस के बीच अध्ययन होता है पारिस्थितिकी तंत्र का? मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी, जीव और वातावरण। तो दोस्तों किस किस के बीच होता है? मनुष्य और वन के बीच नहीं होता है पारिस्थितिकी का संबंध। मृदा और जल के भी बीच नहीं होगा, क्योंकि वन में मृदा भी होगी। पति और पत्नी ये कोई परिवार नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। जीव और वातावरण के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव और वातावरण के संबंधों को पारिस्थितिकी अध्ययन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी था पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? ये उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ चुका है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों ये टॉन्सले थे। कौन थे? टॉन्सले। टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी यूपीआरओ एआरओ 2017 में पूछा गया है। तो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र को तो हमने पहचान लिया है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जीव और वातावरण के बीच के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैकेल ने किया, लेकिन ये जो शब्द दिया वो किसने दिया? टॉन्सले ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में कौन सा है, ये पूछा गया है। तो जलमंडल है, जीवोम है, स्थलमंडल है या जैवमंडल है। दोस्तों बात की जाए जलमंडल की, तो जहाँ पर सिर्फ जल और जल होता है। स्थलमंडल पर हम सभी लोग रहते हैं, लेकिन जैवमंडल के अंदर सभी कुछ आ जाता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा इसका, जैवमंडल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? वन है, पर्वतीय है, मरुस्थल है या सागरी महासागर। दोस्तों सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सागर या महासागर, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े होते हैं, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे स्थिर माना जाता है। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपने वीडियो तो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत स्वागत रहता है हमेशा के लिए हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 13 है, पादप और जंतु फैलाव वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक घटक हैं। ये CDS 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों कौन कौन से घटक हैं पादप और जंतु फैलाव को प्रभावित करने वाले कारक? केवल, ढाल, कोण और उभार, उच्चवाच। ये नहीं होगा केवल वाला। ढाल, आकृति और अपेक्षिक आभार, ये भी नहीं होगा। ढाल, कोण, ढाल, आकृति और उभार, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये जो घटक हैं ये ढाल, कोण, ढाल, आकृति और अपेक्षिक आभार, ये ऑप्शन सही होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा 13 नंबर का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन का प्रकार देखिए कितना ही टफ क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो बहुत सरल क्वेश्चन है ये, इससे सरल कुछ नहीं है, सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर है। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ये SSC CGL 2015 में पूछा गया है। तो हमें घटते हुए क्रम में बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा क्रम सही है। सागर तो बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंग्रोव सही हुआ, ये भी सही हुआ, लेकिन इसमें झील है, इसमें सागर है बाद में, तो सागर सबसे बड़ा होता है और झील छोटी होती है सागर से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सागर, मैंग्रोव, झील, घास मैदान, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसमें सागर पहले ही दे दिया है, तो सागर तो सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? दोस्तों घटती हुई उत्पादनशीलता मैंग्रोव वन में सबसे कम पाई जाती है, फिर घास में, फिर झील में, फिर सागर में। अगर इधर से बात देखें, इधर से ऐसे देखें तो सागर में सबसे ज़्यादा, फिर झील में, फिर घास मैदान में, फिर मैंग्रोव में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं जिसे प्राणियों की संख्या सीमा पर समर्थन कर सकता? दोस्तों जनसंख्या क्या होती है? प्राणियों की संख्या होती है, लेकिन क्या बोला? जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती हैं। तो संख्या एवं जैव द्रव्यमान का पिरामिड, ये तो गलत हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। जनसंख्या, ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों वहन क्षमता होती है, उसे ही कहते हैं कि क्षेत्र में प्राणियों की संख्या कितनी है जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है। ये वहन क्षमता वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 16 का बी ऑप्शन सही। दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके बारे में बताना है आपको। दोस्तों ग्राफिथ टेलर, चार्ल्स एल्टन, रैटजेल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा सही होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का चार्ल्स एल्टन सही होगा कि चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना दी थी। तो चार्ल्स एल्टन आपका सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो दोस्तों जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पर्यावरण में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों बताएं कौन सा होगा? तालाब, घासी स्थल, शुष्क स्थल। तो दोस्तों इसका क्या होगा? घासी स्थल सही होगा, यानी कि सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। मानव किस में आता है? ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। दोस्तों एक निर्माता में नहीं आता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में वे आते हैं जो शाकाहारी होते हैं। दोस्तों केवल प्राथमिक उपभोक्ता में मानव क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं जो कोमल तनों को, घास को खाते हैं, जैसे टिड्डा है, बकरी है, गाय है, भैंस है। और द्वितीय उपभोक्ता में क्या आएगा? द्वितीय उपभोक्ता में वे आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को खा जाते हैं, वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव किस में आता है? प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता में। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें इन्हें अच्छे से समझना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही हुआ। दोस्तों हम 20वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट लिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? स्वपोषित जीवों के बीच संबंध, दो जीवों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार से ऊर्जा का पारण, खाद्य बिक्री केंद्र, फूड आउटेबल उपलब्ध कराने वाली अधिक आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान। ये तो कुछ नहीं, ये बकवास ऑप्शन है, इसे तो देखते ही काट दिया जाए। और बात करते हैं ए पर कि ये क्या है? स्वपोषित जीवों के बीच अध्ययन संबंध। ये भी नहीं है, स्वपोषित नहीं होते हैं, हो सकता है कोई परापोषित हो, कोई दूसरे पर आश्रित होता है खाद्य श्रृंखला में। दो जीवों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय, ये भी जरूरी नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है खाद्य श्रृंखला? एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार से ऊर्जा का पारण, यानी कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव तक को भोजन मिलता है और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसी प्रकार से वह ऊर्जा को एक से दूसरे तक स्थानांतरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, इस पर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या इकोटेन, ये इकोटेन कहलाता है। दोस्तों समय नहीं गंवाना है, जल्दी जल्दी 30 क्वेश्चन पूरे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को? तो दोस्तों पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ग्रीनहेल्स ने किया था। किसने किया था? ग्रीनहेल्स ने इसे प्रतिपादित किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये भी असिस्टेंट कमिश्नर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? किसी एकल जाति व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप घड़ियाल को अपने प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सही है? भितरनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलकट झील, दोपहर झील। तो दोस्तों इसमें से सबसे ये पूछा गया है कि जो घड़ियाल हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, किस झील में पाए जाते हैं। इस पर बात की जाए तो दोस्तों घड़ियाल हैं वो ज़्यादातर चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों घड़ियाल सबसे ज़्यादा चंबल नदी में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है, कैसा संबंध है देखते हैं, जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी जाति को सामान्य स्थिति में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। ना उसे लाभ हो रहा है ना ही हानि होती है, और एक जाति है उसे लाभ हो रहा है और इसे ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे सहोपकारिता कहते हैं, सहोभाजिता कहते हैं, परजीविता कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। परभक्षण तो नहीं कहेंगे क्योंकि दूसरे का भक्षण करने वाले को परभक्षण कहते हैं। परजीविता नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे पर आश्रित नहीं है। और सहभोजिता, सहभोजिता क्या होती है दोस्तों कि जब एक जीव, सहभोजिता किसे कहते हैं? जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरी जात को सामान्य ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन, कवक मूल तथा हर्मिट केकड़े उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, इस पर क्वेश्चन है। तो दोस्तों 27 नंबर का सहोपकारिता ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लाइकेन और जैसे जीवाणु कवक होते हैं इसमें अपघटनकर्ता कहते हैं, इन्हें मृतक भक्षी कहते हैं, और यही सहोपकारिता करते हैं क्योंकि
इनसे एक को लाभ मिल रहा है, ना उसे लाभ मिल रहा है ना हानि मिल रहा है। जब वो कचरा पड़ा हुआ होता है तो उसे उससे लाभ ही मिलता है, उसे जो कचरा उसे उससे ना लाभ मिलता है ना हानि मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लिस्ट में निम्नलिखित में से किससे संबंध से सूचना होती है? जो रेड डाटा लिस्ट होती है, रेड डाटा बुक होती है, उसमें किस संबंध से होती है? लाल फूलों के संबंध से। ये बकवास क्वेश्चन है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। लाल रंग की मछलियों के संबंध से ऐसा भी नहीं होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में, जैसे कि जो जीव जंतु, जो पशु पक्षी विलोपन की स्थिति में हैं, जो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें रेड डाटा लिस्ट में लिख दिया जाता है। तो विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में रेड लिस्ट होती है। और जिसे कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? IUCN। IUCN रेड डाटा बुक को जारी करता है। इसमें 3 प्रकार के पेज होते हैं, एक रेड होता है, एक पिंक होता है, एक येलो होता है। अगर आप ये तीनों पेज की जानकारी जानना चाहते हैं तो IUCN रेड डाटा बुक और वीडियो पढ़ी है NCERT EVS की, उसे आप वीडियो को देखें, उसमें सब कुछ समझाया गया है। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए, जो कुछ बताना था वो बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर कर देना। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट शिक्षा राष्ट्र हित में रहेगी और इस चैनल का बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर आप चैनल के अबाउट में जाएंगे तो उसको देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और अपना सहयोग दें, अपने दोस्तों को और भाई बहनों को सभी को शेयर करते रहें वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करवाते रहें। तब तक के लिए यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।